नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। जैसा कि साथियों आप देख रहे थे प्रैक्टिस सेट सीरीज यूपीपी कांस्टेबल के लिए, तो पीएसएस 5 आज हम कराने वाले हैं। और मैंने आपको कल दी थी मैराथन क्लास पार्ट 1, जिसे आपने देखा और काफी प्यार दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस पीएसएस पार्ट 5 को भी इसी प्रकार से प्यार देंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं प्राधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? इसका साफ कहने का मतलब क्या है कि उच्च न्यायालय, जितने भी अन्य न्यायालय हैं, उसकी पावर रखता है कौन? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेटा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226। देखिए मैंने बताया था संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। पहले सेट में मैं करवा चुका हूं। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बेटा क्या आता है? नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या आएगा? प्राधिकरण, यानी कि आप जा सकते हैं, प्रावधान के लिए जा सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136। यदि आप हाई कोर्ट में कोई अपील करते हैं और आपके हित में कोई भी नहीं न्याय आता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय से ऊपर आप कहां जा सकते हैं? अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय से। तो ये अनुच्छेद 132, 33, 34, 36 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे बेटा। अनुच्छेद 227 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अनुच्छेद 227 ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष बार बारी मुख्यमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है। भारत की जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बेटा ये होती है लोकसभा के प्रति। पहला ऑप्शन दिया राष्ट्रपति के प्रति, बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा के प्रति बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति भी नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? तो मिजोरम का मुख्य त्योहार पूछा है। इस त्योहार से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला देखते हैं। हार्निबल नहीं, सागा दावा ये भी नहीं होगा बेटा, ओणम, ओणम भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? चपचार कूट। मिजोरम का मुख्य त्योहार कौन सा है? चपचार कूट। बी इज अ करेक्ट आंसर। विश्व में इंटरनेट के जनक किन्हें माना जाता है? इंटरनेट के जनक कौन थे? ठीक है, विश्व में इंटरनेट के जनक कौन थे, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज भी नहीं होगा बेटा। बिल गेट्स भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सिमोर क्रे, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ए, विंटन सेफ। विंटन सेफ। अगला प्रश्न। बहुचर्चित पुस्तक सेंटनेक वर्सेज, बेटा मैंने सलमान रुश्दी के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था सेंटनेज वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सलमान रुश्दी। तो देखो बेटा आज प्रश्न पूछ लिया है सलमान रुश्दी, इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माल और सेवा कर परिषद का गठन, माल और सेवा कर परिषद का गठन जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, इसका गठन पूछ रहा है माल और सेवा का। तो बेटा ये कब हुआ था? 2008 नहीं, 2018 में भी नहीं हुआ, 2012 में भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में। इसका गठन बेटा कब हुआ था? 2016 के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक
उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है या उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। सिंगमो, सिंगमो नहीं होगा बेटा, घोड़े भी नहीं होगा, मोडनी भी नहीं होगा। जेत्ता क्या है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जेत्ता, जेत्ता बेटा किसका लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लोमही में, और लोमही जो गांव है वो बेटा कहां पे है? वाराणसी में। लोमही यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है, पूरा पर्टिकुलर सिटी का नाम दे दिया है वाराणसी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे कि वाराणसी को आंसर लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। लिखना चाहो तो लिख लो लोमही या लेमही। लोमही गांव, लोमही गांव में, वाराणसी के लोमही गांव में हुआ था। तो आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा बेटा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा यहां पर दिया हुआ है बाराबंकी 1918, बाराबंकी 1918, प्रयागराज 1928, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो बेटा इसका सही आंसर जो होगा लखनऊ 1936। लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है, तो बेटा ये कहां पे होगा? प्रयागराज में। तो पहला ऑप्शन इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। देखिए इलाहाबाद को ही प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्लियर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में किसे चर्मोद्योग, चर्मोद्योग का मतलब यहां पर समझेंगे, ठीक है, चर्मोद्योग। अब देखिए यहां पर ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर। ठीक है, आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर। तो देखिए यहां पर ना एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा कानपुर। कानपुर से रिलेटेड एक और प्रश्न का ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश के पूर्व का मैनचेस्टर। तो बेटा पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं इसको, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। चर्मोद्योग की राजधानी कौन है बेटा? कानपुर। तो इसका आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? देखिए मैंने आपको पिछले सेट में पीएसएस 4 में एक बात बताई थी कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम कब उत्तर प्रदेश हुआ। पहले क्या नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का? संयुक्त प्रांत। तो ये नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। पहले सेट में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं हर सेट को देखिए, हर सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट जेन की टीम आपके लिए बहुत सोच समझकर ये टीम लेकर आई है, ठीक है, और ये सारे सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो पूछ रहा है उस समय पर, यानी कि उसके बाद या सबसे पहला जो हमारा गवर्नर बना, राज्यपाल बना, वो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके 12 वेंकटगिरी, हॉर्मोस फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथ दास, अकबर अली खां। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? हॉर्मोस जी फिरोज शाह मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पहले राज्यपाल। अब देखिए पहले सीएम कौन थे? राज्यपाल कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को तो नाम हुआ उत्तर प्रदेश। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राज्यपाल बनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत,
तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं बेटा। कब बने? 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? हरमोस जी फिरोज शाह मोदी। ये कब बने? 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अब स्थित है। तो रबड़ का कारखाना बेटा कहां पर है? आपके ऑप्शन है उन्नाव, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली। तो बेटा इसका सही आंसर होगा बरेली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बरेली में रबड़ का कारखाना स्थित। अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला बेटा कहां पर है? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है बेटा। तो आपको देखना है ऑप्शन रामपुर कौन सा है? रामपुर, ऑप्शन ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। रामपुर में है बेटा नक्षत्रशाला। कौन सी? भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? देखिए माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था वो किस पर आधारित है, ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये जो जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने दिया था, इसको जब हम देखते हैं तो ये कई एग्जाम में, कई सेट पेपर में, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर पर नहीं होगा बेटा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये माल्थस का मानना ही नहीं था। ये उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर से भी नहीं हो सकता बेटा, और निम्न मृत्यु दर से भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न निर्भरता अनुपात। भैया निर्भरता अनुपात पे कैसे हो जाएगा? ठीक है, निम्न निर्भरता अनुपात पर भी नहीं होगा, और चाहे उच्च जनसंख्या लाभांश हो वो भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई? जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक यानी कि सबसे निचली नीचे निगेटिव की बात हो रही है, दर रिकॉर्ड की गई। तो 1911-21, 1981-91, 1901 से लेकर 1911, 1971 से 1981। तो बेटा इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 1911 से 1921। ठीक है, 1911 से 1921। ये जो सेट पेपर था उस समय के करंट अफेयर के आधार पर, ठीक है, तो उस समय ये प्रश्न पूछा था, तो इसीलिए आपके एग्जाम में अब की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस ग्रह का वातावरण, किस ग्रह का वातावरण, देखिए प्लेनेट से क्वेश्चन पूछा, ज्योग्राफी से, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल किस पर बनते हैं? ठीक है, सफेद और पीले तो हटा ही दो, घने बादल सल्फ्यूरिक एसिड के कहां पर बनते हैं बेटा? शुक्र ग्रह में बनते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह बिल्कुल गलत आंसर, बुध ग्रह बिल्कुल गलत आंसर, शुक्र ग्रह करेक्ट हो जाएगा, और वरुण भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं यूपीपी कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा आप सभी को पता है। कभी भी प्लेनेट से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए और आप पे प्रश्न का आंसर नहीं पता है, प्लेनेट से संबंधित क्वेश्चन आ गया और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो शुक्र है कि शुक्र है, शुक्र है तो शुक्र है, शुक्र है इस बात का कि शुक्र ग्रह है। तो ज्यादातर आंसर शुक्र ग्रह के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तुक्का लगाने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं कि पूछ रहा है नीला ग्रह कौन सा है, पता तो है कि पृथ्वी है फिर भी शुक्र है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मुहानों का जल। ठीक है, मुहानों के जल के बारे में बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो जो मुहाने, मुहाने किसके? नदी के जो मुहाने होते हैं, जो रिवर माउथ होते हैं, उनका जल कैसा होता है? यहां पर बहुत डेप्थ में जाके प्रश्न पूछ लिया गया है, मुहानों का जल कैसा होता है। मैंने अभी जब नदी के उद्गम के बारे में बताया था आपको पिछले सेट में, तो मैंने ये बताया था नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं।
एक होती है युवावस्था, उसमें नदी बहुत जोर शोर पर काम कर रही होती है, पहाड़ों पर्वतों को आसानी से काट देती है। एक होती है प्रौढ़ अवस्था, उसमें नदी थोड़ी सी कम तेज होती है, तो जितना भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें नदी के किनारे पर लगा देती है। फिर होती है वृद्ध अवस्था, जिसमें वो डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि अपना जो जितनी भी गंदगी है वो छोड़ देती है और कहां पहुंच जाती है, सागरों में या फिर महासागरों में पहुंच जाती है। तो मुहाने के बाद में क्या है, नदी का अंत, यानी कि वो कहां पर पहुंच जाएगी, महासागरों में पहुंच जाएगी। तो यहां पर प्रश्न क्या है, देखिए मुहानों का जल कैसा होगा, तो नदी के पानी की तरह कम खारा, यानी नदी के पानी की तरह कम खारा। तो नदी का पानी खारा होता है क्या, नहीं। तो नदी के पानी की तरह कम खारा कैसे हो सकता है, नदी का पानी तो खारा होता ही नहीं, समुद्र का जल होता है खारा। तो इसकी संभावना गलत हो गई। ठीक है, फिर करता है समुद्री जल से अधिक खारा। अभी तो बोला नदी खारी होती नहीं और समुद्र खारा होता है, तो समुद्र से खारा कैसे हो जाएगा, लॉजिक लगाओ, ये भी गलत हो गया। उसके बाद कर रहा है बिल्कुल भी खारा नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल भी खारा नहीं होता, पर लेकिन मुहाने की बात हो रही है। मैंने बताया ना कि कौन सी अवस्था में, वृद्ध अवस्था में है, बहुत सारे पहाड़ों को और उनको काट कर लाई होगी, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो गई हैं। तो पानी कैसा हो गया होगा, खट्टा मीठा हो चुका होगा उस समय पर। तो नदी का जो पानी, जो मुहाने का पानी होता है, वो थोड़ा मीठा होता है और हल्का सा खारा, पर लेकिन समुद्र की अपेक्षा कम खारा। तो यहां पे कह रहा है समुद्र यानी समुद्री जल से कम खारा होता है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ऑप्शन को डिटेल में समझा रहे हैं, साथ में ही देखिए ऐसा नहीं है कि मैं नदियां पढ़ाऊंगा तो ये डिटेल में बताऊंगा, मैं यहीं पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ताकि इससे संबंधित और कोई प्रश्न आपको आगे टकराए या आपके एग्जाम में आए तो वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर से आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सही बात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, जैसे टोर्नेडो वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम होते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी अभी बताया कि जैसे टोर्नेडो, ऐसे ही एक पार्ट होता है हरिकेन। तो हरिकेन कौन से पार्ट का है, ठीक है, पश्चिमी शांतिप्रद का है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, पश्चिमी सागर। तो बेटा हरिकेन अटलांटिक का है, ध्यान रखेंगे, हरिकेन बेटा किसका है, अटलांटिक, हरिकेन अटलांटिक का। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। हरित क्रांति के बाद कौन एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया, नलकूप नहीं, संकर बीज बेटा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, उर्वरक फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उर्वरक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के बाद ये एक अच्छा इनपुट बन गया है, कौन, उर्वरक। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पहला और पुराना पेट्रोलियम राज्य कौन सा है, असम है बेटा। ठीक है, कौन सा है, असम। उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा गलत, झारखंड गलत, अभी मैंने बताया असम होगा, तो असम सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। भैया लियोनार्डो दा विंची के बारे में सबने सुना होगा, ये छिपकलियों का पेट चीरकर डेड बॉडी को उठाकर ले आता था इंसानों की और उनको काट देता था, बीच में से देखता था दिल धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे शरीर काम कर रहा है और इस मरे हुए व्यक्ति में ऐसा क्या है जो ये काम नहीं कर रहा। तो लियोनार्डो दा विंची क्या थे, एक अच्छे दार्शनिक, गणितज्ञ, ये सभी सब्जेक्ट में लगभग महारत हासिल थी इन्हें। तो बहुत अच्छे पेंटर भी थे। इनकी बहुत फेमस एक मोनालिसा आपने देखी होगी पेंटिंग, और द लास्ट सफर, ठीक है, द लास्ट सफर और मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध है। अब बात आती है कि ये कौन से देश के हैं, इन्होंने पूछा है देश में पैदा हुए थे। तो ये बेटा कहां पैदा हुए थे, फ्रांस में नहीं, स्पेन में नहीं, बेल्जियम में नहीं, ये पैदा हुए थे बेटा इटली में। लियोनार्डो दा विंची कहां पैदा हुए थे, इटली में पैदा हुए थे बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे, कथकली, ठीक है, कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
तो कथकली, देखिए शास्त्रीय नृत्य से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो किसका है? केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। तो कथकली बेटा किसका होगा? कथकली होगा केरल का। कथकली कहां का है बेटा? केरल का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू कहां का है? तो बगरू क्या है? हाथ की छपाई का एक वो है, कला है। तो ये कौन सी जगह की है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम, केरल। तो बगरू कहां की है? जयपुर की। बगरू बेटा कहां की है? जयपुर। बगरू मेन कहां की है बेटा? जयपुर की। और जयपुर कहां है? राजस्थान। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर राजस्थान नहीं हो, अलग अलग सिटी के नाम हो, तो जयपुर दे सकता है, तो जयपुर को आंसर लगाएंगे, राजस्थान के अंदर जयपुर। क्लियर। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? भैया कई बार पढ़ा चुका हूं, 3 सेट में हो चुका है रिपीट, और ये चौथा सेट है। ठीक है, सेट नंबर 5 है और चौथा सेट है जो इससे संबंधित प्रश्न आया है। नोबेल पुरस्कार पहली बार किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किस सन में मिला था? 1913 में मिला था। क्यों मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है, कई बार रिपीट करवा चुका हूं, उम्मीद है कि आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। और किस क्षेत्र में मिला था यही बताया था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसके क्षेत्र में मिला था भारत में? साहित्य के क्षेत्र में। तो भौतिकी, अर्थशास्त्र, शांति गलत हो जाएगा, लिटरेचर, साहित्य सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो यहां पर बात हो रही है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक गए थे उनकी याद में कौन सी बिल्डिंग बनाई गई थी? तो भैया जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो अंग्रेजों को मदद लेनी पड़ी थी भारतीयों की, तो भारतीय सैनिक गए थे, तो उनकी याद में क्या हुआ था भैया? इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? इंडिया गेट। ठीक है, लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार करा था। ठीक, तो गेटवे ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा, बुलंद दरवाजा बिल्कुल गलत हो जाएगा, और लाहौरी गेट या लाल किले का मुख्य द्वार ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा इंडिया गेट। विश्व युद्ध में जो सैनिक गए थे उनकी याद में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना? तो भैया जैकोबिन क्लब क्या है? पहला रिपब्लिकेशन था इंडिया का जो बना था क्रांतिकारियों के लिए, और जिसमें संधि हो गई थी। तो यहां पर हमें क्या ध्यान देना है? मैंने बताया होगा, जितने बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं कई बार उन बच्चों को आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा चुका हूं, जिसमें हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ते हैं। तो बाद में क्या होता है कि ये क्या करते हैं? फ्रांस से संधि करते हैं, एक पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, पेड़ लगाकर ये क्या कहते हैं? ये हमारे और आपके बीच संधि की नींव है, जब तक ये पेड़ रहेगा आपकी और हमारे बीच संधि बनी रहेगी। इसी प्रकार के और भी पेड़ टीपू सुल्तान द्वारा लगाए गए, जिसमें से रेशम के लिए सहतूत के पेड़ों को भी लगाया गया था। चलिए, तो यहां पर हमें साफ साफ आंसर पता चल चुका है, टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। और टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। ठीक है, पूरी डिस्कशन जो हम करेंगे वो अपनी मैराथन क्लास जब हिस्ट्री की आएगी उसमें करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं फिलहाल। नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से मिली है? देखिए फाइंडिंग्स यानी कि जो भी खोज है, क्या क्या खोज हुई, किस किस स्थल से क्या क्या मिला है, किस साइट से क्या क्या मिला है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक रही, उसमें 1922 में एक स्थल खोजा गया जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। 1922 में एक स्थल खोजा गया मोहनजोदाड़ो। इसके खोजकर्ता कौन थे? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी? रखाल दास बनर्जी ने। और सबसे पहला स्थल कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था बेटा? कौन सा था वो? हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। किसने करी थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की, और मोहनजोदाड़ो से ही क्या मिला था बेटा? नर्तकी डांस करती हुई कांस्य प्रतिमा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया? तो कौन सा देश था भैया पर्यावरण प्रभाव आकलन देने वाला? यूएसए, अमेरिका था बेटा। तो फ्रांस गलत आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड गलत आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड गलत आंसर हो जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? देखिए, वर्षा को मापने के लिए बहुत सारे उपकरण प्रयोग करे जाते हैं, पर लेकिन यहां पर बात कर रहा है शीर्ष में एक फनल के साथ मापने का सिलेंडर। तो भैया फनल के साथ जो सिलेंडर होता है वो किस में होता है? आपको बड़े अच्छे से पता होगा, कई बार आप इन चीजों को पढ़ते हैं। तो रेन गेज एक ऐसा उपकरण है जिसकी शेप इस तरीके से होती है और ऊपर की तरफ सिलेंडर होता है। जब पानी की बूंदें उस पर इकट्ठा होती हैं तो उसके मापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, पता चल जाता है। तो रेन गेज क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पायरनोमीटर गलत हो जाएगा, लैक्टोमीटर भी गलत हो जाएगा, एनीमोमीटर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उपकरण बहुत सारे हैं, पर लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या दी थी? एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। कहां पर? शीर्ष पर, ऊंचाई पर, ऊपर। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो क्या होता है? भैया मैं कई बार बच्चों को पहले भी साइंस पढ़ाई है, जो मेरी क्लास देख रहा होगा, मैंने एक बहुत बड़े एग्जांपल दिया था कि अगर एक तवे के ऊपर या भगोने में तुम्हें बैठा दिया जाए, नीचे गैस जला दी जाए, आग लग जाए, तो भैया क्या होगी? आपकी गति बढ़ जाएगी, आप पैर नहीं टिका सकते, इधर उधर भगोगे आप, कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे, क्योंकि पैर जलने हैं। तो क्या हो जाएगा? गति बढ़ जाएगी। तापक्रम बढ़ने पे क्या हो जाता है? गति बढ़ जाती है, कई बार पढ़ाया भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है? माध्य गति ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है? नहीं। आप कैसे घटा सकते हो? ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता भैया, परिवर्तन तो अनिवार्य है, जरूर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, पर लेकिन हमने पहला देखा नहीं तो अभी तो फिलहाल गलत। बढ़ता है, मैंने पहले ही बताया कि इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है? आगे मैं प्रश्न पढ़ ही नहीं रहा, ब्लू विट्रियोल दे दिया मुझे, मैं क्यों पढ़ूं प्रश्न? ब्लू विट्रियोल दे दिया। ध्यान आ रहा होगा बच्चों को कि ब्लू विट्रियोल नीला थोथा या तूतिए, दो नाम है इसके। एक तो क्या है बेटा? नीला थोथा, नीला थोथा, और क्या बताया मैंने? तूतिए। अब तूतिए का मतलब तूतिए हिंद मत कर देना, कहीं सोचो कि तूतिए हिंद अमीर खुसरो, वो नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं नीला तोता तूतिए, ये निकनेम है, उपनाम है भाई, किसके? ब्लू विट्रियोल के। और ब्लू विट्रियोल, नीला तोता, तूतिया है कौन? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है ब्लू विट्रियोल, नीला तोता, तूतिए। तो हो सकता है इस बार ब्लू विट्रियोल दिया हो, दिया है, अगली बार दे दे तूतिए, या अगली बार क्या दे दे उससे बदल के नीला तोता दे दे। तो आप बताएंगे कौन है? कॉपर सल्फेट है। क्लियर हो जाएगी ये बात? तो ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन ए नहीं भैया, ये तो रथौंदी के लिए है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ये लिख देता हूं मैं, रेटिनॉल। साइंटिफिक नेम बहुत पूछता है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का नाम है। विटामिन के का फिलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन भी बोलेंगे, फिलोक्विनोन भी बोलेंगे बेटा, फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम है बेटा, क्विनोन होगा, ठीक है, क्विनोन। अब यहां पर हम देखेंगे विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड, ये एस आधा होगा, एस्कर्बिक अम्ल या एसिड, एस्कर्बिक अम्ल, ये थे साइंटिफिक नेम इनके। आपको ऑप्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि विटामिन B7 का क्या नाम है। विटामिन B7 मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं, कई बार अपनी क्लास में भी बोल चुका हूं ऑफलाइन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं विटामिन B7 का क्या नाम होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न पर आते हैं कि रक्त का थक्का किसके कारण बनता है बेटा। रक्त का थक्का जो बनता है वो विटामिन के कारण बनता है, विटामिन के, फिलोक्विनोन के कारण। अब यहां पे विटामिन के दे दिया। अगर ऑप्शन देखिए, होमगार्ड के पेपर को देख के आपने सीख ले ली होगी कि अगर एग्जामिनर को फेल करना होगा तो वो बहुत बढ़िया तरीके से फेल कर देगा। एक बहुत ही फेमस टीचर हैं और हम भी उन्हें बहुत बढ़िया मानते हैं, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एग्जामिनर को आपको फेल करना हो तो वह आपसे किस प्रकार प्रश्न करेगा, और पास करना हो तो किस प्रकार से प्रश्न करेगा। अगर वो आपको पास करना चाहता है तो आपसे पूछेगा आपके मामा का नाम क्या है, और आपको आपके मामा का नाम बहुत अच्छे से पता होगा। पर अगर उसे फेल करना हो तो वह पूछ लेगा कि बताओ मेरे मामा का क्या नाम है, तो आप नहीं बता पाओगे कि एग्जामिनर के मामा का नाम या मेरे मामा का नाम क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता। तो एग्जामिनर चाहे तो फेल करने की मंशा पर आए तो आपसे डेप्थ में पूछेगा, वहां विटामिन के ऑप्शन में नहीं होगा, उसका साइंटिफिक नेम रख देगा फाइलोक्विनोन। ठीक है, और ये पढ़ने वाला बच्चा ही कर पाएगा, और पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है नेक्स्ट जेन ने, वो हम कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 35, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206। कई बार लोग कहते हैं कि 206 की 206 हड्डियां तोड़ दूंगा, तो आपको अच्छे से पता है मानव शरीर में कुल संख्या कितनी हड्डियों की, 206 है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हाल ही में किस राज्य ने, भैया यहां पे दिया हाल ही में, हाल ही में का मतलब क्या है, करंट अफेयर की बात हो रही है उस समय के, राज्य ने मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा करी। तो देखिए मिशन दक्ष आपसे ये नहीं है कि उस समय की करंट अफेयर थी, आपसे ये भी पूछ सकता है मिशन दक्ष किसने चलाया था। तो आप सभी को पता है कि जो कमजोर विद्यार्थी थे उनके लिए एक मिशन चलाया गया जिससे वो ऊपर पहुंच जाते। मिशन दक्ष किसने चलाया था, बिहार ने। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए ही बिहार दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, प्रति वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 14 नवंबर नहीं, 21 नवंबर नहीं, 26 नवंबर नहीं, ठीक है, 19 नवंबर को शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर मैंने बताया था विधि दिवस मनाया जाता है, PSS 4 में मैंने ये बात क्लियर करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस, एक और पूछ लिया दिवस से संबंधित क्वेश्चन, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने बताया था, देखिए मैंने वायुमंडल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वायुमंडल में एक मंडल होता है समताप मंडल, उसके अंदर आती है 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन लेयर। ठीक है, तो उसी से पूछ रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 11 दिसंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, 16 अक्टूबर, 16 तो है पर लेकिन अक्टूबर नहीं है, गलत हो जाएगा। 13 सितंबर ये भी गलत हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगी बात। तो ये हमारा सेट होता है कंप्लीट यहां पर PSS 5। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। इसमें हम आगे देखते हैं कि हमारे जो YouTube चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, और भी लोगों को शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि ये सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को बूस्टअप पहुंचाएं, क्योंकि नेक्स्ट जेन आपके लिए लेकर आ गया है PSS के बहुत अच्छे सेशन। ये सेशन धीरे धीरे अच्छे होते चले जा रहे हैं, मैराथन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसके टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल रहे होंगे नोट्स और YouTube क्लासेस आराम से। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं अदर किसी एग्जाम के या UPP कांस्टेबल के ही, तो आप नेक्स्ट जेन प्लस की वेबसाइट पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।